Hello guys, welcome to our channel The Stheto Girls. Please subscribe the channel and press the bell icon for future updates. This video is for education purpose only. In today's video, we will be studying about a very important topic which is anemias. ये condition common भी है nowadays और बहुत ही important topic भी है. So जो भी videos आएंगी upcoming मैं try करूँगी जो theory examination होता है उसके point of view से जो भी videos हों वो बने. So let's start. First of all, definition of anemia. It is a state in which the level of hemoglobin in the blood is below the normal range appropriate for age and sex. डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए और डिफरेंट सेक्स के लिए जो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज होती है वो डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल फॉर मेल्स इट इज़ 13 to 13.5, इफ इन फीमेल्स इट इज़ 12 to 12.5. सो जब उस सेक्स या उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन होगा वो नॉर्मल रेंज से बिलो हो जाएगा तो दैट कंडीशन इज टू बी सेड टू बी अनीमिक. नाउ कमिंग टू इट, सेकेंड थिंग इज क्लासिफिकेशन. जो अनीमिया की क्लासिफिकेशन है हम दो टाइप से करते हैं, या तो हम उसकी इटियोलॉजी उसके कॉज के बेसिस पे या फिर उसकी आरबीसी के मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे. सो फर्स्ट इज अनीमिया क्यों हो सकता है. पहला उसका कॉज क्या हो सकता है. इट इज़ ब्लड लॉस, कि ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है. दो कंडीशंस होती है इसमें भी, एक्यूट और क्रॉनिक. एक्यूट एज इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स, इंजरी, भाई सडन ब्लड लॉस हो रहा है उसकी वजह से अनीमिया हो गया. सेकेंड इज क्रॉनिक. क्रॉनिक कोई लॉन्ग टर्म ब्लड लॉस हो रहा है जैसे कि हेमरॉइड्स के केस में, या फिर अपर जीआई ट्रैक्ट का ब्लीडिंग हो रही है उसकी वजह से जो अननोटिस जा रही है लॉन्ग टर्म से चला आ रहा है उसकी वजह से भी अनीमिया हो जाता है. ठीक है, तो पहला ब्लड लॉस हो गया. दूसरा हीमोलिटिक अनीमिया, कि जो भाई आरबीसीज का जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है इसकी वजह से अनीमिया कॉज हो गया. थर्ड आता है इंपॉर्टेंट है जो कि आरबीसी का प्रोडक्शन और मैचुरेशन उसमें कोई डिफेक्ट है वो ठीक से नहीं हो रहा है. ठीक है, तो इसमें आ जाता है हमारा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, या फिर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से जो अनीमिया हो रहा है इसे हम मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया भी कहते हैं. एप्लास्टिक अनीमिया इज़ कि जो बॉडी है वो इनफ आरबीसी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है, सो उसकी वजह से जो अनीमिया होगा. फोर्थ इज जेनेटिक कंडीशन थैलेसीमिया, इसकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है क्योंकि ये ब्लड डिफेक्ट है. फिफ्थ इज डिफेक्ट इन स्टेम सेल्स. जो स्टेम सेल्स है जहाँ पे आरबीसी बनेगा वहाँ पे डिफेक्ट आ गया है तो उसमें क्या हो सकता है हमारा एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर, कि भाई जो एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स होते हैं यही मैच्योर होके एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं. अगर इसमें कोई डिफेक्ट होगा तो आरबीसी नहीं बनेगा, मैचुरेशन नहीं होगी, तो दैट विल कॉज टू अनीमिया. सेकेंड इज एप्लास्टिक अनीमिया, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मैच्योर आरबीसीज प्रोड्यूस हो ही नहीं पा रहे हैं बॉडी में. और अनीमिया क्रॉनिक डिजीज़ की भी वजह से होता है, कि लॉन्ग टर्म से कोई डिजीज़ है किसी पर्सन को उसकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आरबीसी मॉर्फोलॉजी. तो इसमें आते हैं हमारे तीन टाइप के. पहला है नॉर्मोसिटिक, मैक्रोसिटिक एंड थर्ड इज माइक्रोसिटिक. नॉर्मोसिटिक में हमारी जो MCV की वैल्यू होती है वो होती है 80 to 100 FL. MCHC होता है 32 to 36 ग्राम पर DL. मैक्रोसिटिक में MCV की वैल्यू नाम से पता चल रहा है मैक्रो, तो MCV की वैल्यू 100 से ज़्यादा हो जाएगी और MCHC की वैल्यू 32 to 36 ग्राम पर DL ही रहेगी विद इन द नॉर्मल रेंज. माइक्रोसिटिक में माइक्रो है, सो जो MCV की वैल्यू होगी वो बिलो 80 FL हो जाएगी और MCHC भी इसमें 32 ग्राम पर DL से नीचे हो जाएगा. तो माइक्रो में दोनों ही कंडीशंस में नॉर्मल रेंज से बिलो हो जाएगा. नाउ सिवियरिटी ऑफ अनीमिया, कि हम सिवियरिटी ऑफ अनीमिया कैसे डिफाइन करते हैं. सो पहला इज माइल्ड. माइल्ड हम कब कहते हैं जब HP का लेवल 9.1 to 10.5 ग्राम पर DL हो. मॉडरेट इज 6 to 9 ग्राम पर DL एंड सिवियर इज अगर 6 ग्राम पर DL से जो भी HP का लेवल है वो बहुत कम हो गया तो उसे हम सिवियर कंडीशन बोलते हैं. नाउ कमिंग टू आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया. अनीमिया डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जैसे कि आपने पढ़ा भी, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है. सो पहले हम पढ़ेंगे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया. डेफिनेशन क्या है, ये टाइप ऑफ अनीमिया है जो होता है जब आयरन लॉस हो जाए ब्लड से या फिर फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स एक्सीड्स एब्जॉर्प्शन. जितना बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है उतना फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, मतलब भाई बॉडी को ज़्यादा नीड है और जबकि जो हम इंटेक कर रहे हैं आयरन का वो एब्जॉर्ब कम हो रहा है. कॉजेस इंक्रीज फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, कि भाई जो आयरन की रिक्वायरमेंट थी बॉडी में फिजियोलॉजिकली
वो बढ़ गई है। जैसे कि ग्रोथ स्पर्ट, भाई इन्फेंट से जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है वो एडल्ट में चेंज करता है तो एकदम से ग्रोथ होती है, तो उसमें हमारी जो नीड होती है बॉडी की आयरन के लिए वो बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के केस में अनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्यों? क्योंकि सडनली बहुत ज़्यादा नीड होती है बॉडी को आयरन की, क्योंकि एक और आपको फीटस को भी सप्लाई करना है। सो उस केस में, या फिर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ब्लड लॉस हो रहा है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे हमें बॉडी को आयरन चाहिए होता है। सेकेंड इज पैथोलॉजिकल ब्लड लॉस, कि भाई किसी रीज़न से, किसी पैथोलॉजी की वजह से ब्लड लॉस हो रहा है। सो जैसे कि एक्सटर्नल हैमरेज हो सकता है, पैप्टिक अल्सर है, हेमरॉइड्स हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन है। थर्ड, डाइटरी, जो हम आयरन इनटेक कर रहे हैं वो लो आयरन इनटेक है, क्यों जो हम डाइट ले रहे हैं आजकल, जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे मतलब लाइक प्रॉपरली डेवलप्ड जगह नहीं है या फिर पोवर्टी एरिया है, वहाँ पर जो डाइट होती है उसमें बहुत सारे सप्लीमेंट्स या बहुत सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स बहुत कम होते हैं। सो इसीलिए आज जो गवर्नमेंट है उसने इनिशिएटिव भी लिया है एनीमिया मुक्त भारत में, तो उसे आयरन टैबलेट्स भी दी जाती हैं। सो डाइटरी भी हो सकता है। दूसरा है पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस, इसमें हमारा कॉमनली हुकवॉर्म की वजह से अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है। और तीसरा है पुअर एब्जॉर्प्शन ही प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जैसे कि डायरिया। भाई जब डायरिया है, लूज मोशंस है, तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, उसे इतना टाइम ही नहीं मिल रहा। या फिर वीट, एग्स और सोयाबीन की प्रेजेंस में भी आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये थे कॉजेस। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स में हम बात करेंगे सिम्टम्स की और साइंस की। सो पहले आता है इंसीडियस ऑनसेट। ठीक है, तो अगर इंसीडियस ऑनसेट है तो उसमें हमें क्या क्या मिलेगा भाई? एनीमिया है तो फैटीग, थकान रहेगी, वीकनेस, बॉडी एक, हेड एक, कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत होती है, नम्बनेस होती है, एनोरेक्सिया होता है। ठीक है, तो दीज आर द सिम्टम्स। और अगर सिवियर है अनीमिया तो उसमें हमें मिलती है पैल्पिटेशंस, प्रीकॉर्डियल पेन, इसमें हमारा एंजाइना भी मिल सकता है हमें देखने को अगर सिवियर केस है, एक्सर्शनल डिस्निया, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा एक्सर्शन होगा तो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है इन सिवियर केसेस। नाउ कमिंग टू साइंस में हमारा पहला आ जाता है टंग जो होती है उसमें हमें स्मूथ और पेल देखने को मिलती है, उसे हम बाल टंग भी बोलते हैं। और एक टर्म आती है यहाँ पे एंगुलर स्टोमेटाइटिस इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो जाती है या फिर क्रैक्स आ जाते हैं इन द कॉर्नर ऑफ द माउथ। सेकेंड इज डिस्फेजिया, मोस्ट कॉमन होता है मेनोपॉजल वुमेन्स में। ये किसमें क्या होता है? म्यूकोसल वेब्स बन जाते हैं फेरिंक्स और ईसोफेगस के जंक्शन पे, जिसकी वजह से जो इंजेक्शन होता है, मतलब जो स्वेलोइंग होती है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। जनरल एग्जामिनेशन अगर करेंगे ऐसे पेशेंट की तो उसमें हमें पैलर देखने को मिलेगा, बहुत कॉमन साइन होता है। स्किन पेल मिलेगी, ड्राई मिलेगी, लस्चरलेस मिल जाएगी। ठीक है, शाइन नहीं होगी, हेयर भी थिन होंगे, लस्चरलेस होंगे, नेल्स जो होंगे उसके ब्रिटल होंगे, प्लैटिनिशिया मिल सकता है, कोइलोनीशिया मिल सकता है। ठीक है, इडीमा में बायलेटरल इडीमा होगा और पिटिंग इडीमा में देखने को मिलेगा। पल्स जो होगी वो रैपिड होगी, लो बीपी मिलेगा। कार्डियक एग्जामिनेशन अगर हम करेंगे ऐसे पर्सन की तो उसमें हमें सॉफ्ट सिस्टोलिक मर्मर मिलेगी एट द एपेक्स। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में स्प्लीन जो है वो पाल्पेबल हो सकती है। और दूसरा इसमें हमें प्लमर विंसन सिंड्रोम भी मिल सकता है। प्लमर विंसन सिंड्रोम क्या होता है? बेसिकली इसमें हमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया एंड म्यूको डिस्फेजिया और वेब्स एट द ईसोफेजियल जंक्शन, इन तीनों का ट्राइड होता है, तो इसे हम बोलते हैं प्लमर विंसन सिंड्रोम। ठीक है, दीज आर द साइंस। अब आते हैं हम इन्वेस्टिगेशंस पे। क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हमें करानी चाहिए अगर वी आर सस्पेक्टिंग की अनीमिया है? तो ब्लड में हमें क्या देखने को मिलेगा? ब्लड जो भी हम ब्लड वो करवाएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसमें हमें हीमोग्लोबिन रिड्यूस मिलेगा ऑब्वियसली। आरबीसी का लेवल लो होगा, एमसीवी की वैल्यू लो, एमसीएच भी लो मिलेगा और एमसीएच से भी लो मिलेगा। तो ये तीनों जो वैल्यूज़ होती हैं हमारी वो हमें लो मिलेंगी। उसके बाद आते हैं ब्लड बायोकेमिस्ट्री पे। तो बायोकेमिस्ट्री में हमें जो सीरम आयरन होगा वो लो मिलेगा, बिलो 60 mg/dl। प्लाज्मा फेरेटिन लेवल भी लो मिलेगा और आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होगी वो इंक्रीज्ड रहेगी। ठीक है, ये तो देख रहे हैं हम कि आयरन लो है, फेरेटिन लो है, बट जो उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी होगी आयरन की वो इंक्रीज्ड मिलेगी। नाउ कमिंग टू बोन मैरो में हम क्या टेस्ट करवाएंगे? तो बोन मैरो में मिलेगा नॉर्मोब्लास्टिक हाइपरप्लेजिया
और माइक्रोथ्रोम्बोब्लास्ट न्यूमरस मिलेंगे हमें उस कंडीशन में, अगर सिवियर केस होगा। सिवियर केस में माइक्रोथ्रोम्बोब्लास्ट जो होंगे वो ज़्यादा नंबर में मिलेंगे। स्टूल एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं, तो उसमें हमें फीकल ओकल्ट ब्लड मिलेगा, ठीक है। वो भी कब होगा, अगर अपर जीआई ब्लीडिंग हो रही है तब हमें फीकल ओकल्ट ब्लड मिल सकता है। तो इससे हमें पता चल जाए कि भाई कोई क्रॉनिक ब्लड लॉस हो रहा है, उसकी वजह से हमारा इसलिए अनीमिया है, या फिर ये अनीमिया कॉज कर रहा है। वॉल्यूमिनस फैटी स्टूल्स, ठीक है, फैट जो मतलब स्टूल्स में जो फैट का अमाउंट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मैल ऑब्जॉर्प्शन है। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट। सो जनरली अगर हम बात करें, जनरल मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, हम जो भी अंडरलाइन कॉज है, जैसे हमने पढ़ा न्यूट्रिशन फिजियोलॉजिकल हो सकता है, पैथोलॉजिकल हो सकता है, डाइटरी हो सकता है, कोई वॉर्म इन्फेस्टेशंस हो सकती हैं, तो हमें अंडरलाइन कॉज को ही करेक्ट करना है, उसे ही ठीक करना है। सेकेंड है सप्लीमेंट्री थेरेपी। सप्लीमेंट्री थेरेपी के क्या क्या इंडिकेशंस हैं, तो सप्लीमेंट्री थेरेपी हम तब देंगे या तो जब न्यूट्रिशनल आयरन डेफिशिएंसी है, डाइट में ही आयरन प्रॉपर नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है प्रॉपर, तो उस केस में हम उसे सप्लीमेंट्स देंगे। प्रेगनेंसी केस में सप्लीमेंट्री थेरेपी देनी पड़ती है, लैक्टेशन जब मदर फीड करवा रही है, और इन्फेंट्स के केस में, इवन चिल्ड्रन के केस में भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा वहाँ पे ग्रोथ स्पर्ट है, तो आयरन इज इम्पॉर्टेंट। नाउ थर्ड, जो कि हमारे होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो दैट इज होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स फॉर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। सो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम जो अंडरलाइन कॉज है हमें वो ठीक करना है। तो पहले आता है हमारा मेंस्ट्रुअल डिरेंजमेंट्स, कि भाई मेंस्ट्रुएशन जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें डिरेंजमेंट है, तो हमारे पास मेडिसिन आती हैं फेरामेट, ग्रेफाइटिस, नेट्रम्यूर, पल्सेटिला, सीपिया। जो भी ये ड्रग्स हैं, या मतलब मेंस्ट्रुअल क्या है कि आप तो भाई प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, मेट्रोरेजिया हो रहा है, मेनोरेजिया हो रहा है, इसकी वजह से एक्सेस ब्लड लॉस हो रहा है, उसकी वजह से होगा, तो ये जो रेमेडीज़ हैं ये उन्हें कवर करती हैं। बाकी आप इंडिकेशंस पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज वॉर्म्स। वॉर्म मैंने जैसे ही बताया कि हुक वॉर्म कॉमनली जो होता है वो कॉज करता है अनीमिया। सो उसमें हमारे पास मेडिसिन आती है चिलोन, चिनोपोडियम, सेना एंड थाइमोलम। इन तीनों चारों रेमेडीज़ में हुकवॉर्म के बारे में इंडिकेशंस दी हुई हैं, सो दैट कुड बी यूज्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स की वजह से अनीमिया हो रहा है, तो उसके लिए मेडिसिन है एलैट्रिस, फेरिनोसा, एल्फा एल्फा, एल्यूमिना, एविना सटाइवा, कैलकेरिया फॉस, चाइना एंड फेरामेट। ये जो भी रेमेडीज़ हैं ये कवर करती है न्यूट्रिशनल पार्ट को। फॉर एग्जांपल जैसे कि एलिट्रिस है, एलिट्रिस में हमें मार्क्ड अनीमिया मिलता है फीमेल में। अल्फा अल्फा ये टोनिंग अप करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। एलुमिना इज ऑल्सो फॉर डाइजेशन। सो ऑल दिस टाइप, ये आप इंडिकेशन इसके पढ़ लीजिएगा, अगर हो सका इफ पॉसिबल आई विल ट्राई टू मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन दैट। प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू नीड दैट। लास्ट इज हेमरेजेस, क्योंकि ब्लड लॉस इज़ अ वेरी 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 कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया। सो उसमें हमारा आर्सेनिक एल्बम, जो भी हेमरेजेस की रेमेडी है, आर्सेनिक एल्बम है, चाइना है, फेरमफॉस है, लेकेसिस है, फॉस्फोरस है। सो ये जो भी है ये हमारा कवर करती है होम्योपैथिक थेराप्स फॉर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया. So that's all for the video. Please subscribe the channel and please put your suggestions in the comment box. Thank you.